IBM SPSS MS SAM यानी स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल बनाने का एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर आप पाथ एनालिसिस, रिग्रेशन, कोरिलेशंस और इसके अलावा जितने भी मॉडल हैं हाइपोथेसिस टेस्ट करने के लिए, उसे आप बहुत आसानी से जनरेट कर सकते हैं। यही चीज़ हम पिछले लेक्चर में इंट्रोडक्शन में सैम के एमएस के इंट्रोडक्शन में हमने आपसे डिस्कस की थी। आज हम इसका एक प्रैक्टिकल रिव्यू देखते हैं कि एमएस किस तरह से काम करता है। इस वक्त मेरे पास एक डेटा है। ये डेटा जो स्टूडेंट्स कैरियर चॉइसेस, स्टूडेंट कैरियर परसिस्टेंस, फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल कंडीशंस और सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस, इसका जो इफेक्ट था वो कैरियर परसिस्टेंस चॉइसेस, कैरियर चॉइस परसिस्टेंस पे कितना था, इसे हमने ऑब्जर्व करने के लिए एक सर्वे कंडक्ट किया था। तो ये सर्वे हमारे पास है जो SPSS में लोड है। अब यहाँ से हम चेक करते हैं कि इस मॉडल की लिहाज से इनका जो काजल रिलेशनशिप है या पाथ एनालिसिस है, वो हमें क्या रिजल्ट देता है। तो हम एनालाइज में जाते हैं। यहाँ से हम IBM SPSS MS को सिलेक्ट किया और ये हमारे पास MS। अब सबसे पहले तो हमने ये इंश्योर करना है कि जो हम डेटा जिस पे हम काम कर रहे हैं ये वही डेटा है कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो नेचुरली ये 572 हमारे पार्टिसिपेंट थे। तो दिस इज वर्किंग फाइल्स बेसिकली एंड वी सिलेक्ट एंड क्लिक ओके। उसके बाद हम यहाँ गए। यहाँ से हमने बल्कि बेहतर तो यह है कि हमने यहाँ से अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल्स जो हैं वो हमने ले लिए। इससे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि हम इसकी जो इंटरफेस प्रॉपर्टीज़ हैं उसे हम पोर्ट्रेट से लैंडस्केप A4 पे कर लेते हैं ताकि थोड़ा वाज़ेह हो जाए। तो ये एक हमारा एक ऑब्जर्व वेरिएबल है। तो हमने यहाँ पे कॉपी भी जो है वो की, जो फोटो कॉपी है मशीन की शक्ल का, ताकि सिमेट्री रहे। उसके बाद ये और इसी के सामने ये जिसे हमें चेक करेंगे, ये भी ऑब्जर्व्ड है। तो ये बेसिकली पाथ एनालिसिस है और हम इसे के साथ लिंक कर देते हैं। और उसके साथ हम यहाँ पे आके जो इंटेलेक्शन SR को यहाँ रखते हैं। कैरियर डिसीजंस हमारा यहाँ है, कैरियर परसेप्शन हमारा यहाँ पे था, चॉइस परसिस्टेंसी यहाँ पे थी, सोशियो इकोनॉमिक यहाँ पे था। अच्छा, आपने ये चीज़ देखी जो सीखने की कि ये आउट हो रहे हैं, मतलब लेबल आ रहे हैं। तो इसको अगर हमें सेट करना है, लेबल के बजाय नेम्स आ जाएं, तो हम गए व्यू में हमने इंटरफेस प्रॉपर्टीज में गए। यहाँ पे MISC मिसलेनियस पे गए और यहाँ डिस्प्ले वेरिएबल लेबल्स चेक मार्क पे, इसे हमने अनचेक किया, अप्लाई किया। तो यहाँ आपने देखा कि वो उनके लेबल्स की जगह पे वेरिएबल्स के नेम्स जो हैं वो आ गए। और इसे हम सेट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा ये चीज़ अच्छी खूबसूरत हो जाए। तो ये सिर्फ सिखाने के पर्पस के लिए मैंने इनको इस तरह से बनाया है ताकि आप हर कमांड को प्रैक्टिकली समझ जाएं कि किस तरीके से कमांड ये है। और हम इसे मैजिक वेन जो है इसे हम ठीक कर लेते हैं और वेन से थोड़ा सा इसमें फासला, बल्कि काफ़ी ज़्यादा फासला देते हैं ताकि जो इसमें हमें वो नज़र आएगी जो
जो इनके रिजल्ट्स हैं वो हमें वाज़े नज़र आए। इस तरह से हमने इसे सेट किया। अब ये मॉडल हमारा तैयार है, लेकिन इसमें हमने डायरेक्ट जो कंट्रोल है इस बात एनालिसिस में कैरियर डिसीजन पे सोशियो इकोनॉमिक का और इंटेलेक्शन अबाउट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस का, इसको भी हमने चेक करना था। तो ये भी मैंने लिंक कर दिए और इनको भी हमने मैजिक इवेंट से ठीक कर दिया। अब उसके बाद जो इनके दरमियान में कोवेरेंसेस है इस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस और चॉइस परसिस्टेंस और इंटेलेक्शन अबाउट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट और इसकी, और उसके बाद जो है सोशियो इकोनॉमिक की और इसकी, इसे भी हमने चेक कर लिया और इसे भी हमने कनेक्ट कर दिया। अभी हमारे पास मॉडल तैयार हो गया ऑलमोस्ट। एरर टर्म चूंकि ये इनके ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं डायरेक्टली और ये डिपेंडेंट हैं, तो हमें इस पे एरर टर्म देना होगा। अब एरर टर्म देने के बाद प्लगइन्स में नेम अनऑब्जर्व्ड वेरिएबल, इसे हम क्लिक करेंगे तो इनके नाम भी आ जाएंगे। तो इस तरह से ऑलमोस्ट वी आर डन, हमारा ये जो है हो गया। अब एक मॉडल बन गया। अब हमें इसे चेक करना है कि इसकी स्टैटिस्टिक क्या है। ओके, अब इसकी स्टैटिस्टिक चेक करने के लिए सबसे पहले तो हमें इनके जो एनालिसिस प्रॉपर्टीज हैं उसे हमें देखना होगा कि हम क्या क्या चेक करना चाहते हैं। तो एस्टिमेशंस में ज़्यादातर मैक्सिमम लाइक्लीहुड को हम चेक किया करते हैं। इसमें ज़्यादातर हम मैक्सिमम लाइक्लीहुड को चेक किया करते हैं। एस्टिमेट मीन्स और इंटरसेप्ट, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। आउटपुट में जो हमें चाहिए तो मिनिमाइजेशन हिस्ट्री, स्टैंडर्डाइज्ड estimates, squared multiple correlations, modification indices भी चाहिए होगा, कहीं मॉडिफाई हमें करना, रेजिडुअल मोमेंट्स की भी हमें ज़रूरत होगी, सैम्पल मोमेंट्स इन्हें भी हम चेक करेंगे। इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टोटल इफेक्ट्स को हम चेक कर लेंगे। फैक्टर स्कोर्स रेट, कोवेरियंस ऑफ एस्टिमेट्स, कोरिलेशन ऑफ एस्टिमेट्स, इन्हें हम चेक कर लेंगे। और क्रिटिकल रेशियोज फॉर डिफरेंसेस, टेस्ट फॉर नॉर्मलिटी एंड आउटलायर्स, इसे भी हम चेक कर लेते हैं। और ये हमारी एनालिसिस प्रॉपर्टीज हुई। एनालिसिस प्रॉपर्टीज को हमने चेक करके कि हमें ये रिजल्ट चाहिए एमएस से, हमने इसे क्लोज किया। उसके बाद हमने कैलकुलेट एस्टिमेट को क्लिक किया। अब ये क्लिक हो चुका और हमारे रिजल्ट तैयार हैं। इसे हम यहाँ भी हम फोकस कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, जहाँ से ये हमें मुख्तलिफ किस्म के रिग्रेशन रेट्स और कोरिलेशन बता रहे हैं। लेकिन इसके लिए प्रॉपर ये है कि आप व्यू टेक्स्ट में जाइए। ये व्यू टेक्स्ट है, इसे हमें क्लिक करना है। इसे हमने क्लिक किया और ये हमारे पास व्यू टेक्स्ट में इसके सारे पैरामीटर्स आ गए, जिसे मैं अभी खोल लेते हैं। ये व्यू टेक्स्ट आ गए। अब यहाँ से हम इसकी पूरी जो नोट्स ऑफ मॉडल हैं, एस्टिमेट्स हैं, मॉडिफिकेशन इंडिसेस हैं, इसे हम चेक करते हैं। यहाँ एनालिसिस समरी में एमएस आपको डेट, टाइम और टाइटल जो भी आपकी रिसर्च है वो बताते हैं। हमें जो अहम चीज़ें देखनी है वो सबसे पहले तो मॉडल फिट की तरफ आते हैं। यहाँ पे ये CMIN है, RMR है, GFI वगैरह। अच्छा ये क्या चीज़ है, इसे देखने का बहुत आसान तरीका ये है कि आप इस पे जाइए, ये ब्लू हो जाएगा, इसे क्लिक कीजिए और क्लिक करके यहाँ पे पूरी ये डेफिनेशन दे देते हैं, जिसमें रूल ऑफ थम्स भी है। अब मॉडल फिट के बारे में जो हमारे पास इसकी जो आई हैं, जो फिगर्स आई हैं, दैट इज 1.69 विच इज 1.7। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि हमारा मॉडल और हमारा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट जो है वो कितना रेलिवेंट है, कितना ठीक है स्टैटिस्टिकली, तो हमने इसे क्लिक किया। रूल्स ऑफ थम्स में हमने चेक किया, मुख्तलिफ लोगों की सजेशन एमएस ने दे रखी है। तो व्हाइटन एटाल ने 1977 में ये सजेस्ट किया था कि द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रेशियो इन द रेंज ऑफ 2 to 1 और 3 to
to 1 are indicative of an acceptable fit between the hypothetical model and the sample data. तो डिफरेंट रिसर्चर्स की डिफरेंट रिकमेंडेड है, लेकिन जो भी है वो लोअर देन 5 जितनी है वो उसे रीजनेबल फिट कहते हैं कि आपके हाइपोथेटिकल मॉडल का और जो आपके पास डेटा है इसका फिटनेस जो है कि एक्सेप्टेबल है कि नहीं, वो दैट शुड रिमेन बिटवीन 1 and 3. तो हमारा जो मॉडल था इसका जो रिजल्ट है दैट इज 1.69 था. इसकी जो GFI है, GFI क्या है ये भी हमें यहाँ से क्लिक करने से मालूम हो जाएगा. तो गुडनेस ऑफ फिट इंडेक्स है. GFI जो है आपकी कंपैरेटिव फिट इंडेक्स, ये इम्पोर्टेंट है, और TLI इम्पोर्टेंट है, RFI, और इसी तरीके से आपका P क्लोज बड़ा इम्पोर्टेंट है, P रेशो इम्पोर्टेंट है. मतलब सारे रिजल्ट की अपनी जगह अलग अलग जो है इम्पोर्टेंस है. तो ये हमारा मॉडल फिट, हमारा मॉडल बेस्ट मॉडल है सो फार जो डेटा हमारे पास मौजूद है. इसके साथ साथ चॉइस ये मुख्तलिफ हैं वेट्स वगैरह, और अगर आप मॉडल फिट को साथ में यहाँ जो है एस्टिमेट्स में अगर हम चेक करते हैं तो हमारे पास स्कॉलर है. स्कॉलर में आपके पास रिग्रेशन वेट्स की स्टैटिस्टिक्स आ जाती हैं, आपके पास स्टैंडर्डाइज रिग्रेशन वेट्स की आ जाती हैं, कोवेरिएंसेस आपको मालूम हो जाते हैं, आपको कोरिलेशंस का मालूम हो जाता है. देखें ये सोशियो इकोनॉमिक्स और कैरियर परसेप्शन दैट ये स्ट्रांगली और सिग्निफिकेंटली कोरिलेटेड. मतलब ये कि बच्चों की जो सोशल या उनके वालिदैन की जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं वो कैरियर परसेप्शन के साथ 91% जो है वो रिलेटेड है. कि अगर उनकी पॉजिटिव है मतलब 91% रिलेटेड है किसी भी सूरत में. अगर वो अमीर हैं, गरीब हैं, या उनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन जैसी भी हैं, वो उनके कैरियर की सोच के ऊपर, परसेप्शन के ऊपर बड़ा असर दिखाती है. जो बिल्कुल कॉमन बात है कि जैसे एक मिल ऑनर का बेटा कभी नहीं चाहेगा कि वो किसी सड़क पे खड़े होकर पकोड़े बेचे, या पकोड़े बेचने वाला का बच्चा जो है उसके जहन में जो कैरियर परसेप्शन आएगी वो कभी भी ये नहीं आएंगी कि वो कोई बहुत बड़ा जो मिल ऑनर बने. हालांकि ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ जो हमारा डेटा मिला, हम ये डेटा हमने मुख्तलिफ शहरों से लिया, मुख्तलिफ बच्चों का स्कूलों से लिया, जिसमें आर्मी पब्लिक स्कूल के भी बच्चे थे, जिसमें अच्छे बड़े स्कूलों के बच्चे थे, और जो मिडिल लोग हैं, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उनके बच्चे भी थे. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ये चीज़ आई कि बच्चे बड़े सीरियसली इसको देखते हैं कि उनके वालिद की सोशल इकोनॉमिकल कंडीशंस कैसी हैं, और वो उससे ज़्यादा सोचते ही नहीं हैं. जब वो सोचेंगे नहीं तो फिर अपना मुस्तकबिल या उसको कैसे बनाएंगे. एस्टिमेट्स में हमने रिग्रेशन वेट्स को चेक किया, कोवेरिएंसेस को, कोरिलेशंस को, वेरिएंसेस देख ली हमने, और वेरिएंसेस के साथ साथ हमने जो है रिग्रेशन वेट्स और इनकी इफेक्ट्स को एनालाइज किया. अब ये सारे सिग्निफिकेंस है, मतलब कैरियर चॉइस परसिस्टेंसी या परसिस्टेंस के जो चॉइस है उसकी, वो उस पर कितना कायम रहते हैं, उसका ताल्लुक इंटेलेक्शन ऑफ सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस के साथ सिग्निफिकेंट रहा. चॉइस परसिस्टेंस का कैरियर परसेप्शन के साथ भी सिग्निफिकेंट रहा. कैरियर चॉइस परसिस्टेंस का सोशियो इकोनॉमिक के साथ भी सिग्निफिकेंट रहा. इस तरह कैरियर डिसीजन का चॉइस परसिस्टेंस के साथ सिग्निफिकेंट है, और कैरियर डिसीजन का सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन के साथ तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, जिसको मैंने डिटेल से अभी बताया आपको. लेकिन कैरियर डिसीजन मेकिंग और इंटरेक्शन अबाउट सिलेक्शन रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो मेरा थीसिस था, उसमें ये सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आई. यानी कि हमारे जो बच्चे हैं जो कैरियर चूज करना चाहते हैं, कैरियर की तरफ जाना चाहते हैं,
उन्हें ये नहीं लगता कि सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस के बारे में उनको ज़्यादा इंफॉर्मेशन या उसकी जो फिटनेस है या उसका जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर अपने आप को लेकर आए। वो कैरियर डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन वो उसके जो क्राइटेरिया है उसकी तरफ जो है ज़्यादा फोकस नहीं करते, ज़्यादा उसे अहमियत नहीं देते। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी रिसर्च थी जिसे मैंने यहाँ आपके सामने पेश किया। अब हम यहाँ तक तो अब हमें बात क्लियर हो गई है। एम्स की स्टैटिस्टिक्स को चेक करते हुए हमें एक दो चीज़ों के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए, और उसमें जो सबसे अहम है, जो सबसे पहले है, वो ये है कि इसके जो पॉसिबल सैंपल मोमेंट्स हैं वो उस पर हमें नज़र होनी चाहिए कि जैसे इसमें 15 पॉसिबल जो सैंपल मोमेंट्स थे और नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स जो थे वो 14 थे। तो 15 एंड 14 ये क्या है, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। ये आपके ये पैरामीटर्स हैं कि जो आपको यहाँ इस जगह नज़र आते हैं कि ये वो रिलेशनशिप है जो सोशियो इकोनॉमिक का इनके साथ है और ये इनके साथ है। तो जब इनको हम कैलकुलेट करते हैं तो फिर रिजल्ट ये 15 एंड 14 आता है, और 14 जो है ये हमारे डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स हैं जिनको एस्टिमेट किया गया। अब इनमें से अगर 15 में से जो डिस्टिंक्ट पैरामीटर्स हैं उनको अगर माइनस करते हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है जो कि 1 है। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो मिनिमम जो है ना आपको 1 अचीव करना है। तो जो 1 अचीव मतलब एटलीस्ट हो जाता है तो उसका मतलब है ये मॉडल फिट है। और जो काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर ये जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बेहतर है, उतना ज़्यादा अच्छा होता है जितना आपका काई स्क्वायर ज़्यादा हो। इसके अलावा जब भी हम एमएस पे एनालाइज करें तो ये जो जितने हमारे ये ऑब्जर्व वेरिएबल्स हैं इनकी रिलायबिलिटी ज़रूर चेक करें, क्योंकि इनकी रिलायबिलिटी के चेक करने से जो है हमें रिजल्ट और मॉडल फिट में आसानी होती है। और इसी तरीके से मैं आपको ये फर्दर एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि आप नॉर्मलिटी को ज़रूर इसे चेक किया जाए। नॉर्मलिटी को चेक करने का तरीका क्या है कि हमारा एक तो ये कि आपने इनकी रिलायबिलिटी चेक कर ली। नॉर्मलिटी को चेक करने का तरीका ये है कि जैसा कि मैंने आपको इसमें बताया था कि जब आप अपना पैरामीटर्स को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेस्ट फॉर नॉर्मलिटीज एंड आउटलायर्स मौजूद है। तो इसे हम चेक लगाते हैं कि जब हम इसे चेक करना चाहते हैं। तो इसके लिए गो टू द एनालाइज एंड देन गो टू द कैलकुलेट एस्टिमेट्स, और कैलकुलेट एस्टिमेट्स में यू शुड टेक व्यू टेक्स्ट आउटपुट में असेसमेंट ऑफ नॉर्मलिटी इसे आप क्लिक करें, और यहां पे आप जो वेरिएबल्स हैं इनकी स्क्यूनेस और कर्टोसिस इसे आप चेक कर लें। ये जैसे सोशियो इकोनॉमिक है, इसका स्क्यूनेस -0.345 है एंड कर्टोसिस -0.140 है। कैरियर परसेप्शन 0.178 -178। तो इनकी स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को चेक करने के लिए ये कमांड असेसमेंट ऑफ नॉर्मलिटी टेक्स्ट जो है आउटपुट इसमें हमें नजर आती है। इसमें कोई भी +2 और -2 इन बिटवीन हर वेरिएबल का +2 और -2 स्क्यूनेस और कर्टोसिस का ये बेंचमार्क के रूल ऑफ थंब है
कि इसके बीच में हो तो दैट इज गुड, इसमें कोई इशू नहीं है। तो लिहाजा ये हम इस तरीके से इसे चेक कर सकते हैं। इसके बाद एक आखिरी चीज जो मैं इस लेक्चर में बताना चाहूंगा वो ये कि जितने हमने इनके टेक्स्ट आउटपुट में चीजें देखी जो हमें नजर आई, उसमें हम रिजल्ट के लिए हमें टेक्स्ट जो है आउटपुट यहां जाना पड़ रहा था, लेकिन ये सारी टेक्स्ट आउटपुट जो है वो टेक्स्ट मैक्रोस के जरिए आपको अपने मॉडल के साथ भी नजर आ सकती है। उसका तरीका यह है कि आप टाइटल पे जाइए, वहां क्लिक कीजिए और उसके बाद आप यहां पे इसे लिखिए। मिसाल के तौर पे आप डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखना चाह रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू बैकस्लैश और DF। उसके बाद आप CFI देखना चाह रहे हैं, CFI इज इक्वल टू बैकस्लैश और CFI। TLI देखना चाह रहे हैं आप तो TLI इज इक्वल टू बैकस्लैश और TLI लिख दीजिए और उसके बाद आप इसे ओके कर दें। अब ये यहां आ गई। अब इन्हें आप जो है जब आप रन करते हैं ये आपके जो कैलकुलेट एस्टिमेट्स करते हैं तो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये यहाँ पे अकॉर्डिंगली ये आ गई, डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई, CFI आ गई और TLI वगैरह आ गए। तो इस तरह से जितने भी हैं, जितने भी मॉडल में आपको चीजें चाहिए तो उसका फॉर्मूला यही है कि आप इसे जो है बैकस्लैश और आगे उनका जो भी शॉर्ट फॉर्म है उसके जरिए लिख सकते हैं। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जिसमें मैंने कोशिश की कि काफी चीजें कवर कर दी जाएं और आई होप यू अंडरस्टैंड दैट बिकॉज इट इज इन वेरी सिंपल एंड उर्दू स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।